हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही फैंटेस्टिक होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंस, उसका पार्ट 3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले टेंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी हैं, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, आज मैं एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 3 जो कि टेंसेस पर बेस्ड है। जैसा कि आप जानते हो, चाहे आप कोई स्कूल गोइंग एग्ज़ाम फेस कर रहे हो, चाहे आप कोई इंग्लिश का स्कूल गोइंग एग्ज़ाम फेस कर रहे हो, या कॉलेज गोइंग एग्ज़ाम फेस कर रहे हो, या कॉम्पिटिटिव गोइंग एग्ज़ाम को फेस कर रहे हो, तो सभी एग्ज़ाम्स में टेंसेस पर क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, या एसआई की तैयारी कर रहे हो, या यूपी टेट या यूपी सुपर टेट, किसी भी इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स में टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके गाइस, तो देखिए, बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो देखिए क्या पूछा जा रहा है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ना नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उनको क्या सही करना है। मैं जितने भी आपको सेंटेंसेस बताऊंगा ना गाइस, सभी रॉन्ग हैं, सभी गलत हैं, और आपकी टास्क क्या है, आपको सही करना है। आप कोशिश करना, अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली मतलब सेल्फ आप इसको करेक्ट कर लोगे। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भैया हर एक वाक्य में क्या गलती है, और मैं उसको आपको उसकी हिंदी भी बताऊँगा, सेंटेंस की हिंदी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो देखो गाइस, पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ही गोन टू जयपुर, ही गोन टू जयपुर। तो देखो इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है गाइस कि भैया वह जयपुर गया, वह जयपुर गया। इस सेंटेंस में ये फीलिंग है कि नहीं। तो देखो ये जो गाइस जो सेंटेंस है वो किस टेंस पे होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि मैंने क्या बोला गाइस, वह जयपुर गया। तो जो ये स्टेटमेंट है ना, जो ये सेंटेंस है, किस पर बेस्ड है, पास्ट इंडेफिनेट। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर होता है गाइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद क्रिया में सेकंड फॉर्म लगती है, फिर क्या लगाते हैं गाइस, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनेट का। ओके गाइस, तो देखो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सब्जेक्ट तो बिल्कुल सही दिया गया है, दिया है कि नहीं। जो ही एक सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सही है, बट जो गोन है ना गाइस, गोन पता है आपको क्या है, गोन एक थर्ड फॉर्म है। जो गोन है ना वो गो की थर्ड फॉर्म है, जबकि पास्ट इंडेफिनेट में कौन सी फॉर्म आती है गाइस, वर्ब में कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड लगती है कि नहीं। तो ये गोन की जगह यहाँ पे क्या होगा गाइस, वेंट। क्या होगा, वेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके टेंसेस क्लियर होंगे तो आपको इसको गोन को हटाकर, इस गोन को हटाकर आपको क्या रखना है गाइस, वेंट। क्या रखना है गाइस, वेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ही वेंट टू जयपुर। तो इसमें करेक्शन क्या होना है गाइस, ही वेंट टू जयपुर, इट मीन्स वह जयपुर गया। ओके गाइस, तो आपको टेंसेस मस्ट कंपलसरी आना चाहिए। ओके गाइस, और टेंसेस के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है। अगर आपको टेंसेस में कोई डाउट है तो मैंने वीडियो बना के रखी है, आप उसको देख लीजिए। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लुक एट, ही जस्ट वेंट टू जयपुर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है गाइस, अब देखो, ही जस्ट वेंट टू जयपुर, वह अभी अभी जयपुर गया। ही जस्ट वेंट टू जयपुर, तो इसमें ये बोला जा रहा है गाइस, वह अभी अभी, मतलब जस्ट मीन्स अभी, वह अभी जयपुर गया। तो मैं आपको बता दूं, जो गाइस जो जस्ट एडवर्ब है, जो जस्ट है ना गाइस, जो जस्ट लिखा है, ये किसके संग आता है मैं आपको बता दूं। जो जस्ट एडवर्ब है वो आती है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के संग। किसके संग आती है गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके गाइस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है नहीं, हम किसका यूज करें,
पास्ट इंडेफिनेट, ये टेंस जो दिया ना गाइस किस में दिया, पास्ट इंडेफिनेट में, जबकि जो जस्ट एडवर्ब है वो किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट को आपको हटाना है और जस्ट की जगह क्या आएगा आपको मैं बताता हूँ। जस्ट की जगह लगाना आपको फॉर अ वाइल अगो, मैं लिख के दे देता हूँ। जस्ट के स्थान पे आपको क्या लगाना है गाइस, लुक एट, जब भी पास्ट इंडेफिनेट की बात हो तो क्या आएगा, फॉर अ वाइल अगो। ठीक है गाइस, देखो आपको याद रखना है, जब भी कोई कार्य पास्ट में होता है, लंबे समय पहले या पास्ट में होगा, तो आपको क्या रखना है, अगो रखना है। ठीक है ना, जस्ट नहीं रखते, क्या रखते हैं, अगो। तो पूरा इसका आंसर मैं आपको एक बार बोल के बता रहा हूँ। ही वेंट टू जयपुर, ही वेंट टू जयपुर, उसके बाद ये पूरा लगा देना फॉर अ वाइल अगो। समझ में आ रहा है गाइस, आपको जस्ट को हटाना है क्योंकि जस्ट है ना जो एडवर्ब वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है। अगर पास्ट इंडेफिनेट में बात होती है कुछ समय पहले की, ठीक है ना, तो कुछ समय पहले के लिए क्या लगाएंगे, फॉर अ वाइल अगो, पास्ट इंडेफिनेट के साथ आपको याद रखना है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं गाइस। लुक एट, ही डिड नॉट वेंट टू जयपुर। तो इसका मीन क्या होता है गाइस, वह जयपुर नहीं गया। ही डिड नॉट वेंट टू जयपुर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना गाइस, ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव का है। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखो मैं लिख के फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है गाइस, डिड नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डिड नॉट। फिर क्या आती है गाइस, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, आखिरी में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव का। ओके गाइस, तो देखो अब स्ट्रक्चर को और सेंटेंस को देखते हैं। देखो ही सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, डिड नॉट भी बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ही डिड नॉट। अब देखो जो वेंट है ना गाइस, ये वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म। जो वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो हमको कौन सी फॉर्म लगानी है गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है कि नहीं गाइस। तो ये सेकंड फॉर्म दी है ना, ये गलत दी है। तो वेंट की जगह पे क्या आना है यहाँ पे गाइस, गो। क्या ना गाइस, गो। तो ये सेंटेंस अपना सही हो जाएगा। तो ही डिड नॉट गो टू जयपुर, ही डिड नॉट गो टू जयपुर, इट मीन्स वह जयपुर नहीं गया। समझ में आ रहा है गाइस। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जो कि किस पर बेस्ड हैं, टेंसेस पर बेस्ड। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। डिड ही कम यस्टरडे, डिड ही कम यस्टरडे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है गाइस, क्या वह कल आया, क्या वह कल आया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये सेंटेंस है, ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव। ये कौन सा वाक्य है गाइस, इंटेरोगेटिव। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट का। सभी क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे गाइस, जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक एक्सप्लेन किए सभी बेस्ड थे पास्ट इंडेफिनेट। तो देखो स्ट्रक्चर देखो, पास्ट इंडेफिनेट में क्या आता है, सबसे पहले तो आता है गाइस डिड, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है, डिड बिल्कुल सही है, प्लस सब्जेक्ट भी बिल्कुल सही है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन आता है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे डिड बिल्कुल सही है, ही बिल्कुल सही है। अब देखो जो केम है, तो केम गलत दे दिया, क्योंकि केम क्या है गाइस, कम की सेकंड फॉर्म, कम, केम, कम, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या आना है गाइस, फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो केम की जगह आपको क्या रखना है गाइस, कम। क्या रखना है गाइस, तो जो केम है ना, ये केम गलत दिया गया है, इसकी जगह क्या आना है गाइस, कम। क्योंकि जब पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात की जाती है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात की जाती है, तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल साधारण वाक्य में आती है। वाक्य अगर साधारण होता है ना, तो सेकंड फॉर्म रखी जाती है। अदरवाइज सभी वाक्यों में साधारण वाक्य के अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है पास्ट इंडेफिनेट में, आपको याद रखना है। तो ये ना डेलिब्रेटली, मतलब जानबूझ के सेकंड फॉर्म दी गई है, इसमें क्या आना है, कम। तो ये सही हो जाएगा, कम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे गाइस। लुक एट, देखिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके गाइस, तो देखो
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ही डिड नॉट, ये थोड़ा मिसप्रिंट है गाइस, ये नोट लिखा है, ये गाइस क्या है, नोट है, ठीक है ना। तो ही डिड नॉट ओपन द डोर, ही डिड नॉट ओपनड द डोर, तो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। तो देखो जो ओपनड है, तो ओपनड क्या है, सेकंड फॉर्म है, ओपन की सेकंड फॉर्म है कि नहीं, ओपनड। तो मैंने आपको जस्ट बताया था जो पास्ट इंडेफिनेट होता है उसमें साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है, जब वाक्य अफर्मेटिव होता है, साधारण होता है, तो सेकंड फॉर्म आती है। अदरवाइज जितने भी सेंटेंस बनेंगे पास्ट इंडेफिनेट के, उसमें क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये ओपन गलत दिया, ओपन की जगह क्या आना है गाइस, ओपन, क्या आना है गाइस, ओपन की जगह आपको क्या लिखना है, ओपन। तो आंसर क्या बनेगा सही, ही डिड नॉट ओपन द डोर, इट मीन्स उसने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, ही वर नॉट गोइंग। अब देखो कितना स्टूपिड सा क्वेश्चन किया गया है, ही वर नॉट गोइंग, मैं बता देता हूँ, कोई मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चन है, ही वर नॉट गोइंग। तो ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, ये किसका है, पास्ट कंटिन्यूस। अब किस में आ गए अपन, अभी तक पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही थी, अब इस सेंटेंस में बात किसकी है, पास्ट कंटिन्यूस की। तो आपको पता है ना पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है, फिर क्या आता है, वॉज या वर, क्या आता है, वॉज या वर, ये सारी क्रिया होती है पास्ट कंटिन्यूस की, ठीक है। फिर क्या आता है, प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, फिर आपको पता है ऑब्जेक्ट आता है। ये स्ट्रक्चर है किसका, पास्ट कंटिन्यूस। और पास्ट कंटिन्यूस को क्या बोलते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ओके गाइस। तो देखो अगर हम इसको एनालाइज करें, अब वॉज किसके संग आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग। जो वॉज हेल्पिंग वर्ब आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के संग आती है, और वर हेल्पिंग वर्ब आती है किसके संग, बहुवचन के संग। तो यहाँ पे ही है ना, जो ही है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे गाइस क्या होनी चाहिए, इसमें फ्लैट मिस्टेक क्या है, सीधी सीधी मिस्टेक है, वर नहीं आना चाहिए, वर की जगह पे क्या आना चाहिए गाइस, वॉज, ठीक है ना। तो क्या इसका सही आंसर क्या बनेगा, ही वॉज नॉट गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग। तो वर को हटा के आपको क्या रखना है गाइस, आपको रखना है वर को हटा के वॉज, इजंट इट, समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ओके। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्या लिखा है, आई वर नॉट डूइंग दैट, आई वर नॉट डूइंग दैट। तो इसका मीन्स क्या होता है, मैं यह नहीं कर रहा था, मैं यह नहीं कर रहा था। तो देखो गाइस इसमें जो आई है, अब आई को पास्ट कंटिन्यूस में मैं लिख देता हूँ पीसी, पीसी का मीन्स होता है पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। आई को पास्ट कंटिन्यूस में क्या माना जाता है, सिंगुलर। आपको याद रखना आई को पास्ट कंटिन्यूस में, मतलब पीसी मीन्स पास्ट कंटिन्यूस में क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है कि नहीं। अब मैं आपको ये बता दूं, जो आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई इंग्लिश का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। किसी किसी टेंस में आई को क्या माना जाता है, बहुवचन माना जाता है, और किसी किसी टेंस में आई को क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, एक वचन, ठीक है ना। तो पास्ट कंटिन्यूस में आई को क्या माना जाता है, एक वचन। तो एक वचन के संग पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है गाइस, आपको पता है, वॉज आता है कि नहीं, पास्ट कंटिन्यूस में एक वचन के संग वॉज आता है कि नहीं, आता है। तो सीधे सीधे आप देख लीजिए ये वर है ना, ये वर बिल्कुल गलत दिए गया, तो इसके संग क्या आना चाहिए था, आई वॉज नॉट डूइंग दैट, ठीक है ना। वर की जगह यहाँ पे क्या आना है गाइस, वर की जगह पे क्या आना है, वॉज। तो फिर आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई वॉज नॉट डूइंग दैट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ओके गाइस। यू वॉज मेकिंग अ नॉइज, फिर से देखो क्या मिस्टेक है, मतलब आप उधम मचा रहे थे, इसका मीन्स क्या होता है, यू वॉज मेकिंग अ नॉइज, आप उधम मचा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं जो यू है ना, तो यू को क्या माना जाता है, बहुवचन सब्जेक्ट। जो यू है ना ये बहुवचन करता है, तो बहुवचन के संग मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था, वर आता है ना कि वॉज। तो ये वॉज की जगह यहाँ पे क्या आना है गाइस, करेक्शन क्या होना है, वर आना है, क्या आना है गाइस, वर, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा, यू वर मेकिंग अ नॉइज, वॉज की जगह क्या जाएगा, वर, मतलब आप उधम मचा रहे थे।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके गाइस, देखिए, शी डिड नॉट आस्क मी, शी डिड नॉट आस्क्ड मी। तो देखो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ऊपर, हमेशा जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसका है, ये सेंटेंस है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट में साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, केवल साधारण वाक्य में। अब ये वाक्य क्या है, नेगेटिव, जबकि इसमें क्या दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि गलत है। तो यहाँ पे आस्क्ड की जगह क्या होना चाहिए गाइस, आस्क। क्या होना चाहिए गाइस, आस्क। तो शी डिड नॉट आस्क मी, उसने मुझसे नहीं पूछा। ओके गाइस, तो ये आस्क्ड गलत दिया है, इसकी जगह आस्क आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, डिड ही नॉट रिमाइंडेड यू। सेम मिस्टेक है, देखो गाइस क्या मिस्टेक है, डिड ही नॉट रिमाइंडेड यू, इसका हिंदी बता देता हूँ। क्या उसने आपको याद नहीं दिलवाया, या क्या उसने आपको याद नहीं दिलाया। मतलब रिमाइंड मीन्स क्या, किसी चीज़ का एक बार याद दिलवा देना, ठीक है ना। तो इसकी हिंदी है, क्या उसने आपको याद नहीं दिलाया। तो देखो सीधे सीधे रिमाइंडेड है, तो रिमाइंडेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सेंटेंस देखो इंटेरोगेटिव मार्क दिख रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। तो रिमाइंडेड की जगह क्या ना है, रिमाइंड। क्या ना है, रिमाइंड, मतलब REMIND। क्या ना है गाइस, रिमाइंड। मतलब रिमाइंडेड की जगह आपको क्या रखना है, इसमें रिमाइंड रखना है, ईडी हटा देनी है, क्योंकि ये वाक्य क्या है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। ओके गाइस, देखिए, वॉज यू नॉट प्लेइंग। तो देखो मैं सेम मिस्टेक है कि नहीं गाइस, देखो यू क्या बहुवचन है, यू बहुवचन होता है, तो बहुवचन के संग कभी भी वॉज नहीं आता, क्या आता है, वर्ब। बहुवचन के संग पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है गाइस, वर्ब आता है, ना कि वॉज। तो आंसर क्या बनेगा, वर यू नॉट प्लेइंग, क्या आप खेल नहीं रहे थे। इसकी हिंदी होगी, क्या आप खेल नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, वर नॉट यू राइटिंग। अब देखो ये बिल्कुल सब कुछ सही है, अब इसमें क्या बोल दिया गया, वर नॉट यू राइटिंग, क्या आप लिख नहीं रहे थे, क्या आप लिख नहीं रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, जो वर नॉट, अगर इसको संग में रखना है, जब भी अपन स्टार्टिंग में वर नॉट को स्टार्टिंग में रखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो हमेशा आपको कौन सी फॉर्म में रखना है, इस वाली फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। क्या आएगा, वरंट। क्या रखना है गाइस, वरंट। वर नॉट कभी नहीं लिख सकते आप, या तो आप वरंट लिखिए या वर यू नॉट। समझ में आ रहा है गाइस, या तो आपको वरंट लिखना है, वर नोट कभी नहीं आएगा, या तो आएगा वरंट यू राइटिंग, क्या आप नहीं लिख रहे थे, या वर यू नोट। इसको नोट को यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दो सब्जेक्ट के बाद, तो भी सही हो जाएगा। समझ आ रहा है गाइस, या तो इसका आंसर बनेगा वरंट यू राइटिंग या वर यू नोट राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ठीक है। वॉज नॉट, देखो सेम मिस्टेक आ गई, जैसे मैंने वर नोट था वहाँ पे तो वरंट किया था, तो वोज नोट को भी क्या वोजंट, हम क्या लिखेंगे, वोजंट। वोज नोट का भी नहीं आएगा, क्या आएगा इसका, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वोज नोट की, क्या आएगी, वोजंट। स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव में इज़ नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट ऐसे नहीं लिख सकते। या तो इजंट लिखो, या वोजंट लिखो, या वरंट लिखो, या कांट लिखो, या शुडंट लिखो, या वुडंट लिखो। मतलब इसी फॉर्मेशन में आपको हेल्पिंग वर्ब के संग नोट लगाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इज इट डन। तो वॉज नोट की जगह क्या जाएगा इसमें, वॉजंट आई वॉचिंग मूवी। इसकी मीन्स क्या होता है, क्या मैं मूवी नहीं देख रहा था। होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, वर शी नॉट कुकिंग। क्या बोला जा रहा है, वर शी नॉट कुकिंग, क्या वह खाना नहीं पका रही थी। तो सीधे सीधे कौन सा क्या मिस्टेक है, जो शी है वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि नहीं गाइस। सिंगुलर सब्जेक्ट के संग क्या आता है, वर नहीं आता, क्या आता है, वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट के संग क्या आता है गाइस, वॉज। तो क्या इसका आंसर सही करेक्शन क्या होगा, वाज शी या वॉज शी नॉट कुकिंग, वॉज शी नॉट कुकिंग। होप गाइस आपको
समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। सेम क्वेश्चन है, देखिए सॉरी, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना सेम क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेम, फिर से नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो गलत हैं, आपको सही करने हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, लुक एट, आई हैड न्यू हर फॉर 5 years। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, आई हैड न्यू हर फॉर 5 years, मतलब मैं उसे 5 सालों से जान चुका था। इसमें ये बोला है मतलब मैं उसे 5 सालों से जान गया था, ये बोलना है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूँ ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेंटेंस है, ये किस पे बेस्ड है, पास्ट परफेक्ट। ये जो सेंटेंस बनाया गया ना गाइस, ये किस पर बेस्ड बनाया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर लिख के बता देता हूँ। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, सब्जेक्ट प्लस हेड आता है, ठीक है। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आती है, थर्ड फॉर्म। एट दी एंड आखिरी में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये होता है स्ट्रक्चर किसका, पास्ट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसी स्ट्रक्चरों को देखेंगे फॉलो किया गया है कि नहीं। जो सेंटेंस है ना पास्ट परफेक्ट में है, तो हमको ये एनालाइज करना है इस स्ट्रक्चर को इसमें रखा गया है कि नहीं सही से। तो देखो सब्जेक्ट तो आई बिल्कुल सही है, हेड बिल्कुल सही है, यहाँ तक और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि ये न्यू है, ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है। जो न्यू होती है नो की सेकेंड फॉर्म है, नो, न्यू, नॉन। तो यहाँ पे जो न्यू दिया गया ना गाइस, जो न्यू है ना ये गलत है, इसमें न्यू की जगह क्या करेक्शन होना है, नॉन। क्या होना है गाइस, नॉन, KNOWN, जो कि नो की थर्ड फॉर्म होती है। समझ में आ रहा होगा आपको। अगर टेंसेस आपको अच्छे से आते होंगे तो आप इजीली इसको एनालाइज कर चुके होंगे अब तक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लुक एट, इफ़ ही हैज़ कम टू मी। तो इसका मीन्स क्या होता है, यदि वह मेरे पास आया होता, यदि वह मेरे पास आया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की होती। तो देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये किस पे, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है ना। मैंने आपको इफ़ की कंडीशनल, अगर आपको इफ़ के बारे में जानना है, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में जानना है, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखी है अलग से, आप उस वीडियो को देख लेना। मतलब इफ़ की कंडीशन होती है, जीरो कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है। बट मैं अभी आपको इस सेंटेंस के थ्रू ही समझा देता हूँ, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा, अगर आपको वीडियो पे नहीं जाना कोई बात नहीं, इस सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इफ़ ही हैज़ कम टू मी, यदि वह मेरे पास आया होता, मैंने उसकी मदद की होती। तो आपको याद रखना है, जब ना इफ़ ना जब किसके संग आता है, इफ़ आता है जब पास्ट परफेक्ट। इफ़ कंडीशन किसके संग आती है, पास्ट परफेक्ट के संग, ठीक है। जब इफ़ कंडीशन पास्ट परफेक्ट के संग आती है, तब हम क्या लगाते हैं, वुड है। क्या लगाते हैं गाइस, वुड है। मतलब इफ़ का पहला क्लोज अगर पास्ट परफेक्ट में होता है, तो हम सेकंड क्लोज वुड हैव में लगाते हैं। तो ये देखो, ये जो सेकंड क्लोज है ये तो वुड हैव में है, ठीक है। मतलब ये वुड हैव में है कि नहीं, मतलब ये वुड हैव, आपको यहाँ पे वुड हैव दिख गया, बिल्कुल सही है। बट जो इफ़ वाला क्लोज है उसमें क्या होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट। क्या होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट। जबकि इसमें क्या दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें क्या दिया गया है, क्योंकि देखो हैज़ और हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जो हैज़ है ना, हैज़ ये गलत दिया गया है। हैज़ की जगह पे यहाँ पे क्या आना है गाइस, हैड। क्या आना है, इफ़ ही हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आया होता। तो पास्ट की बात है कि नहीं, और पास्ट का इमेजिनेशन कर रही है कि नहीं। तो इसमें जो हैज़ है ना, बिल्कुल फ्लैट गलत दिया है। तो इसको हटा के हैज़ की जगह पे इन प्लेस ऑफ हैज़ आपको क्या रखना है, हैड। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इफ़ का पहला जो इफ़ वाला क्लोज पास्ट परफेक्ट में होता है, तो दूसरा जाता है वुड हैव में। एक कंडीशन और, अगर इफ़ वाला क्लोज पास्ट इंडेफिनेट में होगा, तो दूसरा क्लोज किस में जाएगा, केवल वुड में। वो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। देखो दोनों क्वेश्चन समझ लो। देखो, इफ़ आई हैड अ पेन, यदि मेरे पास एक पेन होता। इफ़ आई हैड अ पेन, यदि मेरे पास एक पेन होता, आई विल गिव यू, मैं आपको दे देता। तो देखो
जो पहला क्लोज है ना इस पास्ट इंडेफिनेट में है। देखो ये हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो पहला वाला क्लोज किस में, पास्ट इंडेफिनेट में। आप ये मत सोचना सर ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हैड है ना, हैड सेकंड फॉर्म है। हैड एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, हैड एक सेकंड फॉर्म भी होती है। हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। तो इसमें जो टेंस है ना पास्ट इंडेफिनेट में, आपको याद रखना है। तो जब इफ़ वाला क्लोज, मैं बोल के बता रहा हूँ, इफ़ वाला क्लोज पास्ट इंडेफिनेट में होता है, तो जो नेक्स्ट क्लोज होता है उसमें क्या आता है, वुड, ना कि विल। क्या आता है गाइस, वुड। तो ये विल गलत दिया है, विल गलत दिया है, इसमें क्या आना चाहिए था, वुड। इफ़ आई हैड अ पेन आई वुड गिव यू। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस भी टेंस के थ्रू बनते हैं। तो देखो कितना इम्पोर्टेंस है टेंस का। टेंस के बिना तो इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है। तो टेंसेस अच्छे से समझ लो, हर कंडीशन पता होना चाहिए टेंसेस की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, देखिए शी हैड नॉट प्ले। तो बहुत सिंपल टास्क है ये। जो ये सेंटेंस है ये किस पर बेस बना है, पास्ट परफेक्ट। तो आपको पता है ना गाइस, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जो क्रिया होती है ना उसकी थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं। तो प्ले तो फर्स्ट फॉर्म है, तो प्ले की जगह क्या आना है यहाँ पे, प्लेड। प्ले की जगह आपको क्या करना है गाइस, प्लेड। बहुत सिंपल टास्क था। नेक्स्ट, राम टोल्ड सीता, मतलब राम ने सीता से कहा दैट आई हैव सीन यूर फोटोज़। तो देखो ये जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपने सुना होगा नरेशन, तो देखो मतलब टेंसेस किस में यूज़ किए जा रहे हैं, देखो नरेशन में भी यूज़ किए जा रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज़ किए जा रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंस है टेंसेस का, मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म किया था। ठीक है, तो देखो राम टोल्ड सीता, राम ने सीता से कहा आई हैव सीन योर फोटोज़, मैं आपके फ़ोटो देख चुका हूँ। तो आपको याद रखना ये कौन सी स्पीच है, वैसे मैं आपको बताता हूँ ये है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच आपको याद रखना जो है ना, राम टोल्ड, तो ये पास्ट का स्टेटमेंट है, पास्ट का स्टेटमेंट है कि नहीं। और पास्ट का स्टेटमेंट होता है ना, तो याद रखना ये हैज़ और हैव नहीं आता। ठीक है ना, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर ये कोमा इन्वर्टेड कोमा में होता तो ये डायरेक्ट स्पीच होती। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच है ना, तो हैव की जगह क्या बन जाता है, हैड। हैव की जगह क्या बन जाता है गाइस, हैड। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि भैया जो हैव दिया गया ना, हैव ये गलत है। हैव की जगह क्या आना है, हैड। क्या आना है, हैड। क्योंकि राम ने सीता को बताया कि वह उसके फ़ोटो देख चुका था। ठीक है, चुका था, क्योंकि ये इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। तो मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्टली जब हम बनाते हैं तो वो स्टेटमेंट पास्ट में चला जाता है। अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट को, डायरेक्ट सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट जो बनाते हैं ना, तो वो जो सेंटेंस होता है किस में चला जाता है, पास्ट में। आपको याद होगा अगर रूल्स पता होंगे नरेशन के, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। नरेशन में, इनडायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आना है गाइस, हैड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। मतलब ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। ठीक है, तो देखो फिर सेम कंडीशन है। अब यहाँ पे जो पहला क्लोज है पास्ट में और दूसरा दे रहा प्रेजेंट में, क्योंकि रीच क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आपको याद रखना है ये रीच की जगह यहाँ पे क्या ना है, रीच्ड। मतलब ये सेकंड फॉर्म आनी है, रीच्ड क्या ना है। तो द ट्रेन है डिपार्टेड, द ट्रेन है डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, मतलब मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हैड शी वॉर्न यू बिफोर, तो हैड शी वॉर्न यू बिफोर मतलब क्या वह आपको इससे पहले चेतावनी दे चुकी थी। तो कितना सिंपल सेंटेंस है, देखो गाइस आपको पता है ना ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। तो चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, आपको क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हमेशा क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाते हैं कि नहीं, लगाते हैं। तो ये क्या थर्ड फॉर्म है क्या गाइस, ये वॉर्न है ना, ये क्या थर्ड फॉर्म है क्या, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें क्या आना है, हैड शी वॉर्नड, WARNED। आर यू गेटिंग गाइस, समझ में आ रहा है। तो वॉर्न की जगह यहाँ पे क्या आना है गाइस, वॉर्नड। ठीक है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं गाइस। राम हैड बीन वेटिंग फॉर मी, राम हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 आवर्स। मतलब राम मेरा इंतजार कर रहा था कब से, 2 घंटे से। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये टाइमिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी ना टेंस तो वो देख लेना, मैंने टाइमिंग एक्सप्लेन की थी अच्छे से। अब देखो ये 2 आवर्स है ना, ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है कॉमन टाइम। ये कॉमन टाइमिंग है कि नहीं, कॉमन टाइमिंग के संग हमेशा क्या आता है गाइस 4, और प्रॉपर टाइमिंग के संग क्या आता है सिंस। तो ये प्रॉपर टाइमिंग तो है नहीं और इसके संग सिंस दे दिया, गलत है। तो यहाँ पे सिंस की जगह क्या आना है गाइस 4। समझ में आ रहा है। तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये सब किस पे बेस्ड होते हैं, टाइमिंग पर। तो टाइमिंग ही स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, जब भी कॉमन टाइम और प्रॉपर टाइम 2 टाइमिंग मैंने बताई थी। कॉमन टाइमिंग मीन्स क्या, कॉमन नाउन। प्रॉपर टाइमिंग मीन्स प्रॉपर नाउन। अगर आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पता है तो आपको कॉमन टाइमिंग और प्रॉपर टाइमिंग ईजीली आ जाएगी। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को नाम दे देते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को नाम नहीं दिया जाता। तो देखो ये 2 घंटे तो कोई भी हो सकते हैं ना, 2 घंटे तो कोई भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बजे होता तो 2 बजे तो एक टाइम होता, एक नाम होता है कि नहीं। जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1 2 3 ये नेम है कि नहीं है, नेम है कि नहीं। 1 एक नेम है, 2 एक नेम है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है 2 हावर्स। तो हावर्स क्या है, घंटे मतलब कोई भी हो सकते हैं, बट बजे एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये कौन सी टाइमिंग है, ये कॉमन टाइमिंग है। कॉमन टाइमिंग के संग सिंस नहीं आता, 4 आता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हेड सीता बीन नॉट कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो क्या सीता सुबह से खाना नहीं बना रही थी, तो बिल्कुल सही है, बट एक प्लेसमेंट गलत है। इसमें फिर से प्लेसमेंट का लोचा हो गया है। देखो हेड सीता बीन नोट, तो जो नोट है ना यहाँ गलत है। यहाँ नोट क्या आएगा, ये सीता के बाद आएगा। तो इसका सही करेक्शन क्या होगा, हेड सीता नोट बीन, हेड सीता नोट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा गाइस। क्योंकि जब किसी सेंटेंस में कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होती है तो सेपरेट हो जाती है कि नहीं। तो देखो हेड सीता बीन ये तो सेपरेट हो गया, बट जो नोट है ना, नोट इधर आता है। जो नोट है ना वो आपको मतलब सब्जेक्ट के बाद रखना है। तो सब्जेक्ट सीता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आना है। तो हेड सीता नोट बीन, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं गाइस। सुरेश हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस। फिर देखो अब ये 3 मंथ है ना, जो 3 मंथ है क्या है, कॉमन टाइमिंग है। कॉमन क्यों है, देखो जैसे मंथ है तो मंथ तो कोई भी हो सकता है। अगर मैं जनवरी बोलूँगा या फरवरी बोलूँगा तो ये नाम है कि नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब नाम होते हैं, तो ये तो प्रॉपर होते हैं। तो प्रॉपर के संग सिंस आता है। बट जो मंथ आ जाए तो मंथ तो कोई भी हो सकता है कि नहीं। तो ये कॉमन टाइमिंग है। कौन सी टाइमिंग है, कॉमन। तो कॉमन के संग गाइस फिर से अगेन मैं बताना चाह रहा हूँ, सेंस नहीं आता, क्या आता है इसमें 4। तो इसकी हिंदी क्या होगी, सुरेश हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर 3 मंथ्स। मतलब सुरेश जो है वो 3 महीने से क्या लिख रहा था, एक किताब लिख रहा था। इसकी हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं गाइस जल्दी से। इट हैड बीन रेनिंग फॉर लास्ट इवनिंग। अब देखो जब भी आपको लास्ट दिख जाए किसी समय के साथ तो वो क्या होता है, डेफिनेट टाइम होता है। जब भी आपको किसी समय के संग लास्ट दिख जाए ना तो आपको याद रखना वो डेफिनेट है। तो डेफिनेट समय के संग सिंस आता है, मतलब प्रॉपर टाइमिंग के संग सिंस आता है। तो यहाँ पे जो है ना 4 की जगह आपको क्या रखना है, सिंस रखना है। समझ में आ रहा है गाइस। नेक्स्ट ही टोल्ड दैट। अब देखो सेम नरेशन का क्वेश्चन आ गया। मैंने कुछ समय पहले आपको नरेशन एक्सप्लेन की थी, सेम क्वेश्चन है। देखो ही टोल्ड दैट ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर्स। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, उसने कहा कि वह आखिरी 1 घंटे से क्या लिख रहा था, एक लेटर लिख रहा था। तो देखो इसमें 2 मिस्टेक हैं। एक तो क्या है, जो हैज़बिन है ना, हैज़बिन की जगह क्या आना है, हैडबिन। क्योंकि मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से बदलता है। तो इसलिए हेड बिन आएगा। राइटिंग अ लेटर फॉर। अब यहाँ पे 4 की जगह क्या आना है, सिंस। 4 की जगह क्या आना है गाइस, सिंस। क्यों आना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जब भी किसी टाइमिंग में लास्ट दिख जाए, क्या दिख जाए,
लास्ट तो डेफिनेट टाइम हो जाता है। तो इसका आंसर बनेगा ही टोल्ड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस द लास्ट, जो भी आगे टाइमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हैड नॉट ही, तो देखो फिर से वही मिस्टेक आ गई। मैंने जस्ट अबव एक्सप्लेन किया था, जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के संग इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई नोट आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के संग नोट रखना होता है, तो आपको क्या मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था वोजंट वरंट किया था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हेडंट। क्या होना चाहिए गाइस, हेड नोट की जगह क्या होना चाहिए, हेडंट, ठीक है ना। तो हेडंट ही वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, ये आंसर इसका होना चाहिए। अब एक चीज़ और इसमें एक मिसिंग है, देखो हेडंट तो आना है, हेडंट ही एक बीन खा गए हैं, यहाँ पे क्या आना था गाइस, बीन भी आना था, BEEN, क्योंकि ये किसका, ये जो स्ट्रक्चर है कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड बिन आता है। तो यहाँ पे मैं ये बोल दूँ, एक तो यहाँ पे 2 मिस्टेक थी, क्योंकि किसी सेंटेंस में 2 मिस्टेक कोई बात नहीं, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी। तो हेड नोट तो हेडंट बनना है, और यहाँ पे क्या लगना है, बीन लगना है। ओके गाइस, तो इसका मीन्स हेडंट ही बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, क्या वह आपका 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था। ओके गाइस, नेक्स्ट माया हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म मी, तो माया मुझे पहले से ही जानकारी दे चुकी थी। तो सीधे फ्लैट मिस्टेक है। फ्लैट मिस्टेक क्या है, जो इन्फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म होती है कि नहीं, इन्फॉर्म एक फर्स्ट फॉर्म है, जबकि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें कौन सी फॉर्म आती है गाइस, वर्ब की 3rd फॉर्म आती है कि नहीं। तो ये इन्फॉर्म की जगह आपको क्या रखना है गाइस, इन्फॉर्म्ड, इजंट इट। नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। गीता नोट हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस जनवरी, मतलब गीता आपका जनवरी से इंतजार नहीं कर रही थी। तो सीधे फ्लैट मिस्टेक क्या हो गई, देखो प्लेसमेंट की गलती है, जो सेंटेंस में प्लेसमेंट है ना, तो गीता तो सही है, गीता फिर आना है हेड, फिर नोट आना है। इसका आंसर मैं एक बार लिख देता हूँ, करेक्शन क्या होगा, गीता फिर आ जाएगा हेड, फिर आएगा नोट, फिर एज इट आपको सब कुछ वैसे के वैसे रखना है। तो गीता ये प्लेसमेंट गलत है, तो गीता हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस जनवरी। तो गाइस होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके गाइस, और देखो आप ना टेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको जस्ट इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, चाहे नरेशन की बात हो या कंपाउंड सेंटेंस की बात हो। अगर आपको सेंटेंसेस नहीं आ रहे हैं, मतलब टेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो आप सेंटेंस समझने में, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी। तो टेंसेस तो आपको, चाहे कंडीशनल सेंटेंस हो, इसमें देखो कुछ कंडीशनल सेंटेंस आए थे और कुछ क्या आए थे, नरेशन आई थी। तो कंडीशनल सेंटेंस, नरेशन और कंपाउंड सेंटेंस, तीनों सेंटेंस में किसका यूज़ किया गया था, टेंसेस का किया गया था कि नहीं। तो टेंसेस अच्छे से सीख लो आप, ये मेरा आप सबसे निवेदन है, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पे ओवर करता हूँ, और टेंसेस की वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं देखनी है टेंसेस की, कोई बात नहीं, नो इशू, आपको जिससे भी अंडरस्टैंडिंग हो, जिस भी टीचर से, उसकी देख लीजिए। आर यू गेटिंग। तो मैं क्लास को यहीं पे ओवर करता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।